देखो लास्ट वाली क्लास में ना अपन ने ये P2P कंप्लीट किया था, प्रोक्योर टू पे। ठीक है, उसके बाद अपन ने वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली है क्या कि हमें है ना गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करनी है। ठीक है, उनको बनाना भी है, उनको प्रोड्यूस भी करना है, उनकी सप्लाई भी करनी है। और सप्लाई के अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, यानी एक जगह सप्लाई करने का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है, उसके अंदर इनवॉइसिंग भी आ जाती है क्योंकि इनवॉइसेस भी बनते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारी अलग अलग तरह की एंटिटीज को ऐड किया जाता है वहां पर। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो सारी एक्टिविटीज आती है, देखो यहां पे लिखा हुआ है वो सारी एक्टिविटीज आती है जो होती, उन सारी एक्टिविटीज के नाम दे रखे हैं। जैसे सोर्स, सोर्स का मतलब हो गया सोर्सिंग दिया हुआ है, तो सोर्सिंग का मतलब हो गया कि तुम्हें उस सप्लायर का पता लगाना है जो तुम्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। जैसे कल हमने पढ़ा था ना P2P में, सबसे पहले यही स्टेप पढ़ी थी कि सेलेक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद ऑथराइज परचेज। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद हमें परचेज का रिक्वेस्ट डालना है। अब मैंने कल भी बताया था तुम्हें कि ये सब करने के लिए हमें बीच में है ना जाके एक सप्लायर का सिलेक्शन करना होता है। तो उस सप्लायर का जो सिलेक्शन करोगे ना तुम, उसको बोला जाता है सोर्सिंग। तो सोर्सिंग क्या है कि मार्केट में अवेलेबल जितने भी सप्लायर्स हैं उन सप्लायर्स को तुम इवेलुएट करोगे, उनमें से जो बेस्ट सप्लायर होगा उसका तुम सिलेक्शन करोगे, उसको बोला जाता है सोर्सिंग। सोर्सिंग के अलावा आता है प्रोक्योरमेंट भी आता है, तुम सामान मंगवा के उसको स्टोर भी करोगे। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट भी करोगे। और लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्ट भी करोगे। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें हैं। क्या है? सबसे पहला काम है सप्लाई ढूंढना, उसके बाद उसको प्रोक्योर करना, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, और लास्ट में है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करना। लॉजिस्टिक वहां पर दिया हुआ है तो उसका मतलब हो गया उसका ट्रांसपोर्टेशन करना। ये सब करोगे। अच्छा, यहां पर दिखा हुआ है कि इन सब चीजों के लिए ना तुम्हें कुछ चैनल पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब चैनल पार्टनर्स में आते हैं, एक तो सप्लायर्स आते हैं क्योंकि सप्लायर्स तुम्हारा सोर्स वाला काम करने वाले हैं। ठीक ठीक है, तो सप्लायर्स आते हैं। उसके अलावा चैनल पार्टनर्स में आते हैं इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं और कस्टमर आते हैं। जैसे कि इंटरमीडिएटरीज वो होते हैं जो तुम्हें सप्लायर से या कस्टमर से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि मान लो तुम एक सेलर हो, तुम अपने मार्केट के अंदर टीवी टीवी सेल करते हो, तुम अपने मार्केट के अंदर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा मार्केट एक्सपेंड हो। अब एक्सपेंड करने के लिए एक तरीका तो ये है कि तुम दूसरी जगह जाकर ब्रांच खोलोगे, दूसरे किसी एरिया में दूसरी किसी लोकेशन पर जाकर ब्रांच खोलोगे। या दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है तुम अपना मार्केट ऑनलाइन एस्टेब्लिश करो। अब ऑनलाइन एस्टेब्लिश करने के लिए तुम्हें हेल्प लेनी पड़ेगी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की या मीशो की, जो भी कोई XYZ जो भी एप्लीकेशन है तुम्हें उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन तुम्हारे लिए इंटरमीडिएटरीज का काम कर रही है, वो एप्लीकेशन तुम्हें कस्टमर से कनेक्ट करती है। तो इंटरमीडिएटरीज होता है जो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं, डिवीजन भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, जो दो लोगों के बीच में यानी सप्लायर और ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में लिंक बनाए। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं यहां पर, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, ध्यान से समझना, जरूरी नहीं है अगर प्रोडक्शन तुम कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन भी तुम ही करोगे। प्रोडक्शन अगर तुम कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तुम कोई दूसरी कंपनी को यूज कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन टी प्रोड्यूस करती है, टी लीव्स। ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन चाय पत्ती प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब उस चाय पत्ती को मेरे को है ना अपने, जो ऐसा मान लो जो भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, मेरा फैक्ट्री है, मेरे को फैक्ट्री से उठा के रिटेलर तक पहुंचाना है। अब मेरे पास है ना सामान पहुंचाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, तो बीच में है ना एक XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मैं उससे बात कर लेता हूं। XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मैं उससे बात कर लेता हूं। तो मैं अपना सामान उसके ट्रांसपोर्टेशन ट्रक में लोड करवा दूंगा, फिर वो सामान उठाकर वो पहुंचा देगा मेरे रिटेलर के पास में। तो बीच में थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं और कस्टमर भी होते हैं। ये सब हम कर क्यों रहे हैं? कस्टमर के लिए कर रहे हैं। सॉरी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत सारे, अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट नाम सुन के तो यही लग रहा है
कि केवल सप्लाई का काम करते हैं, सप्लाई का काम नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं, प्रोक्योरिंग का भी काम करते हैं, स्टोरेज का भी काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं, इनवॉइसिंग का भी काम करते हैं, सोर्स का भी ढूंढने का भी काम करते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में ये भी दे रखा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, परचेज भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। ये सब मिलकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, वेयरहाउस, स्टोर, कस्टमर सब लोग इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये है अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक बार दोबारा से बता देता हूं, हमें गुड्स की सप्लाई करनी है, सिंपली ये है। लेकिन गुड्स की सप्लाई करने से पहले हमें गुड्स को प्रोड्यूस भी करना है। उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल के लिए हमें सप्लायर को सेलेक्ट भी करना है। तो देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट कहां से होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट होता है सप्लायर को सेलेक्ट करने के बाद। सप्लायर हमें सामान पहुंचाएगा तो हम उसको प्रोक्योर करेंगे, प्रोक्योर करके हम उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट करके कस्टमर तक पहुंचा देंगे। ये सब चीजें, सारी चीजें इंक्लूड होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। और यहां पर यही सब चीजें बता रखे हैं कि इनमें सप्लायर, इंटरमीडिएटरीज, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर सब लोग इंक्लूड होते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो फंक्शंस रहते हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है। और यहां पर ये भी सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर, वेयरहाउस और स्टोर्स, ये सब मिलकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंप्लीट करते हैं। सो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दे रखी है कि है ना, हमें राइट क्वांटिटी प्रोड्यूस करके राइट लोकेशन पर, राइट टाइम पर, राइट कस्टमर तक पहुंचाना है, ताकि हम उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, ताकि हम उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। अब आगे इन ऑब्जेक्टिव्स को है ना थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। तो यहां पे दिए हुए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन सोर्स को ढूंढती है, उसके बाद प्रोक्योर करती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डालती है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करती है। तो हर एक स्टेज में सोर्स को ढूंढना, उसके बाद प्रोक्योर करना, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, हर एक स्टेज में है ना कोई ना कोई कॉस्ट अकर होगी ही होगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन सारी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है। वो सोर्स को जल्दी ढूंढता है, रिलायबल सोर्स को ढूंढने की कोशिश करता है जल्दी से जल्दी। उसके अलावा वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंसीडर एवरी फैसिलिटी, टेक इनटू कंसीडरेशन दैट एवरी फैसिलिटी हैज इंपैक्ट ऑन कॉस्ट। हर एक फैसिलिटी का, यानी इन सबका कॉस्ट पर कोई ना कोई इंपैक्ट होगा ही होगा। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है। अब आगे लिखा हुआ है कि वो कॉस्ट को कम करने की कोशिश कैसे करता है। वो कॉस्ट को कम करने की कोशिश ऐसे करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, कस्टमर की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि रेस्टोरेंट के अंदर तुम ये देखो कि रेस्टोरेंट के अंदर जैसे मान लो रोटी वगैरह की डिमांड आती है, रोटी की, तंदूरी रोटी की, नान की, है ना, इनकी डिमांड आती है। तो डिमांड आने के बाद में ही प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। मान लो रेस्टोरेंट में अभी है ना इस टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर 4 तंदूरी रोटी की डिमांड आई है, तो वो 4 रोटी ही प्रोड्यूस करके देंगे, बाकी को वो एक बार के लिए होल्ड कर देंगे, बाकी को एक बार के लिए वो रोक देंगे। क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा बनाएंगे ना तो कस्टमर फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहां पर ये समझने वाली बात है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अच्छा वो एक्स्ट्रा बनाएंगे, कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारी फालतू की कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है, कॉस्ट को कम करने की कोशिश कैसे की जाती है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ के उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाता है, मेक किया जाता है। अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग सप्लायर से प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूज की जाएगी, उसके अलावा वेयरहाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, रिटेल स्टोर्स, इन सबको यूज किया जाएगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज समझना, मान लो तुम्हारे अगर किराने की शॉप है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे किराने की शॉप है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी शॉप के अंदर कोल्ड ड्रिंक की जो डिमांड आती है वो ऐसे मान लो कि हर महीने 100 यूनिट कोल्ड ड्रिंक की डिमांड आती है, 100 यूनिट कोल्ड ड्रिंक
कस्टमर डिमांड करता है। तो तुम अपने स्टोर के अंदर जैसे मान लो हर एक तारीख को एक सेल्स वाला बंदा आता है, वो तुम्हारी डिमांड लिखकर लेकर जाता है और 2-3 दिन में वो प्रोडक्ट तुम्हें डिलीवर कर जाता है। तो वो जब 1 तारीख को आएगा तो तुम कोशिश यही करोगे ना कि उसको 100 यूनिट्स का ही ऑर्डर दो, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को आगे समझना, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन भी 100 यूनिट्स का ऑर्डर दे रही है, उसको है ना सिर्फ तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर नहीं मिल रहा ना, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ ऑर्डर दे रही होगी, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कुछ ऑर्डर दे रही होगी। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ना, वो इन सब चीजों को देखकर डिसाइड करती है कि उसे कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा, वो प्रोडक्शन जो होगा ना, उसके लिए भी डिसीजन लिया जाएगा कि कितना रॉ मटेरियल की उनको रिक्वायरमेंट रहने वाली, ठीक है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, इंडिया में आज भी ऐसा होता है, हमारे घरों में होता है ऐसा कि हम है ना पूरे साल में यूज होने वाले स्पाइसेस को, धनिया, मिर्ची, है ना, जीरा, जो भी कुछ यूज होता है, पूरे साल में यूज होने वाले स्पाइसेस को हम एक साथ ही परचेस करके रख लेते हैं। पूरे साल यूज होने वाले स्पाइसेस को हम एक साथ ही परचेस करके रख लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं, हम ये एसेस कर पा रहे हैं कि हमें कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि हम हमारे घर की रिक्वायरमेंट को देख रहे हैं ना। यहां पर कस्टमर हमारे घर में रहने वाले लोग हो गए, तो हम उनकी रिक्वायरमेंट को देखकर उसके अकॉर्डिंग हम सप्लायर को ढूंढेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम वेयरहाउस बनाएंगे, हम स्टोरेज करेंगे, हम प्रोक्योर करेंगे, सब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा ताकि तुम अपनी जो कॉस्ट लगने वाली है, क्योंकि इन सब चीजों में कुछ ना कुछ कॉस्ट अकर होगी, तुम इस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सको, ताकि तुम जो अपनी कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सको। अच्छा, ये तो पहला रीजन है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर मैं इस रीजन को तुम ऐसा नहीं देखो, है ना, एक चीज बता देता हूं, जरूरी नहीं है तुम जो लैंग्वेज लिखी हुई है यहां पर तुम वही लैंग्वेज फॉलो करो। तुम इस लैंग्वेज को ऐसा भी लिख सकते हो, इस पॉइंट को ऐसा भी लिख सकते हो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है, उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सप्लायर सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद प्रोक्योर किया जाता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इन सब चीजों में कॉस्ट लगती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है? इन सारे फंक्शंस की कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। दूसरा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है? पूरे सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाता है। वही फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये टोटल सिस्टम कॉस्ट को कम करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को कम करेगा, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट को कम करेगा, यानी प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट को कम करेगा, वर्क इन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कम करेगा। इन सब कॉस्ट को कम करके ये सिस्टम को इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाता है। और लास्ट पॉइंट है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेयरहाउस, स्टोर्स, इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना। जैसे कि एक एग्जांपल लो, एप्पल आईफोन बनाता है, आईफोन बनाने का काम फॉक्सकॉन का है, मार्केट में बेस्ट है ये फॉक्सकॉन। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में मार्केटिंग करने का काम करता है एप्पल। इंडिया में फिलहाल तो अभी 2-3 महीने पहले एप्पल स्टोर्स खुल गए, अदरवाइज इंडिया में एप्पल स्टोर सेल नहीं करता, पहले नहीं करता था। इंडिया में एप्पल ने अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए रिटेल आउटलेट बना रखे थे, उसको बना रखा था इमेजिन के साथ। एप्पल आफ्टर सेल सर्विस दे रहा था रेडिंगटन के साथ मिलकर। अच्छा, एप्पल ने मार्केट में बेस्ट प्लेयर्स को उठाया और उनका कॉम्बिनेशन बनाया। ये एप्पल के सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने किया। तो यहां पे देखना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ना, वो कोशिश करता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सके। किसका? सप्लायर का, मैन्युफैक्चरर का, वेयरहाउस का, स्टोर का, मार्केटर का, सर्विस प्रोवाइडर का, इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सके, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल किया जा सके, और साथ साथ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी किया जा सके। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी SCM है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमने जो पढ़ा ना, ध्यान से देखना, प्रोडक्शन भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोक्योरमेंट भी होता है, इन्वेंट्री का, लोकेशन भी डिसाइड होती है क्योंकि हमें फैक्ट्री के लिए लोकेशन चाहिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन लोकेशन भी होता है,
ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और इंफॉर्मेशन भी यहां पर फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला दिया हुआ है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ना, उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्रोडक्शन है, ठीक है। अब प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाती है, शेड्यूल्स वगैरह बनाती है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करती रहती है। अब यहां पर है ना, देखो कुछ पॉइंट्स और भी लिखे हुए हैं। प्रोडक्शन में कुछ चीजों के बारे में और भी ध्यान देना पड़ता है। हमें ध्यान देना पड़ता है हमारी प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, हमारी वर्कलोड बैलेंसिंग कितना है, क्वालिटी कैसी बना रहे हैं, इक्विपमेंट मेंटेनेंस कितना हो रहा है और शेड्यूल क्या है हमारा। ये सब चीजें तुम ओएम में पढ़ के आए हो वैसे तो, क्योंकि प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है ना, उसी को प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, देखो मैं तुम्हें दोबारा से पढ़ा रहा हूं फर्स्ट वाली लाइन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। अब प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाता है, प्रोडक्शन में आ जाता है कि हम ये देखते हैं कि हमारी प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि जितनी हमारी कैपेसिटी होगी हम उतनी ही कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, उतना ही प्रोडक्शन कर पाएंगे। वर्कलोड के किस तरह से बैलेंस किया जाता है, एक शिफ्ट में काम किया जाता है, 2 शिफ्ट में किया जाता है, 3 शिफ्ट में काम किया जाता है, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 6 घंटे की शिफ्ट होती है, 1 घंटे के अलाउंसेस मिलते हैं। वर्कलोड को बैलेंस करना, क्वालिटी को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और साथ में इक्विपमेंट मेंटेनेंस और शेड्यूल वगैरह बनाया जाता है यहाँ पर। तो ये सब चीजें प्रोडक्शन के अंदर आ गई। दोबारा से देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है प्रोड्यूस करना। अब प्रोडक्शन जो होगा ना, जो भी प्रोड्यूस करेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो प्रोडक्शन होगा मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या आ जाता है, मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है हमारी प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटीज कितनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल करती है। बहुत सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। वेयर हाउस कैसे है, ठीक है, कितना वेयर हाउस की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में बात की जाती है प्रोक्योरमेंट की, इन्वेंट्री में बात की जाती है प्रोक्योरमेंट की, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है, ध्यान से देखना, यहां पे बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेंट्री। हम इन्वेंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम डिसीजन लेते हैं इन्वेंट्री के लिए। और इन्वेंट्री के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो हर एक स्टेज में लिए जाते हैं, हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में लिए जाते हैं। प्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होती है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और वर्क इन प्रोसेस। ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है इन्वेंट्री को लेकर, ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, प्रोडक्शन की सारी स्टेजेस के अंडर इन्वेंट्री को लेकर डिसीजन लेते हैं कि इन्वेंट्री कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वर्क इन प्रोसेस में कितनी होनी चाहिए, फिनिश गुड के टाइम कितनी होनी चाहिए और रॉ मटेरियल के टाइम कितनी होनी चाहिए। तो इन चीजों को लेकर डिसीजन लिया जाता है। आगे पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर एक भी डिसीजन गलत हुआ ना, तो उसका कास्केड इफेक्ट होगा। कास्केड इफेक्ट समझते हो तुम, क्या होता है कास्केड इफेक्ट? वो तुमने डोमिनोज इफेक्ट के बारे में सुना है कभी? डोमिनोज इफेक्ट कभी सुना है क्या? डोमिनोज इफेक्ट, कास्केड इफेक्ट, इस चीज के बारे में सुना है क्या तुम लोगों ने कभी? डोमिनोज इफेक्ट क्या होता है? हाँ बिल्कुल, चेन रिएक्शन, वही चेन रिएक्शन, ठीक है। वही वो जैसे ना, वो बहुत सारे ऐसे क्यूब्स खड़े होते हैं, एक क्यूब को तुम गिरा देते हो तो उसकी वजह से आगे वाला क्यूब, उससे आगे वाला क्यूब, उससे आगे वाला क्यूब, उससे आगे वाला क्यूब, ऐसे गिरता ही रहता है। तो अगर तुमने इन्वेंट्री के लिए डिसीजन गलत ले लिया ना, तो उसका कास्केड इफेक्ट पड़ेगा। प्रोडक्शन टाइम पर नहीं होगा, डिलीवरी टाइम पे नहीं होगी, कस्टमर को डिलीवरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, मार्केट में पोजीशन खराब होगी, ठीक है। तो उसके कास्केड इफेक्ट है। आगे पॉइंट ये बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर द इन्वेंट्री का मतलब होता है हायर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। और ये तुम्हें पता है कि जितनी ज्यादा इन्वेंट्री तुम रखोगे ना, उतनी तुम्हारी कैरिंग कॉस्ट लगती जाएगी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, इन्वेंट्री डिसीजन लेता है ईओक्यू के साथ मिलकर। क्या तुम लोगों को पता है क्या कि ईओक्यू का मतलब क्या है? ईओक्यू का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि इतनी ही क्वांटिटी का ऑर्डर किया जाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिक हो। इतनी ही क्वांटिटी का ऑर्डर किया जाए, इतनी ही क्वांटिटी हमारे स्टॉक में रखी जाए
ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिक हो। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, ईओक्यू के साथ मिलकर इन्वेंट्री डिसीजन भी लेता है। अगर इन्वेंट्री डिसीजन गलत हो जाते हैं तो उसका इंपैक्ट डोमिनोज इफेक्ट होता है कि उसकी वजह से आगे आने वाले सारे जो फंक्शन है वो भी सही टाइम पर कंप्लीट नहीं होंगे, उनमें भी प्रॉब्लम्स आती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, प्रोडक्शन के लिए, कभी कभी तो सेलेक्टिंग है, प्रोडक्शन के लिए और स्टोरेज के लिए, प्रोडक्शन के लिए चाहिए फैक्ट्री, स्टोरेज के लिए चाहिए वेयरहाउस। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ना, वो इनके सिलेक्शन के लिए डिसीजन लेता है कि कौन सी लोकेशन पर होने चाहिए, फैक्ट्री कौन सी लोकेशन पर होने चाहिए, वेयरहाउस कौन सी लोकेशन पर होने चाहिए। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, अपनी फैक्ट्री और अपने वेयरहाउस की लोकेशन के लिए भी डिसीजन लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी काम करता है। वो क्या करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यहां पे लिखा हुआ है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिसीजन लेता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। जैसे तुम एक चीज देखना कि जो तुम्हारे घर पर डिलीवरी करने वाले लोग आते हैं, वो ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो स्प्लेंडर, CT100, प्लेटिना, इस टाइप की बाइक को यूज करते हैं। वो इस टाइप की बाइक को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो वो बाइक इकोनॉमिक होती है, एक तो वो बाइक सस्ती होती है, दूसरा उनका माइलेज थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर पाते हैं। वो लोग एक्टिवा यूज नहीं करते इतना ज्यादा, वो लोग बुलेट यूज नहीं करते, या वो लोग और दूसरी बाइक्स या कार्स यूज नहीं करते। अच्छा, वो बड़ी मिनी ट्रक भी यूज करते हैं। तो मिनी ट्रक भी पता है वो ऐसे प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं जो फ्रेजाइल होते हैं, जैसे टीवी वगैरह है, कैमरा वगैरह है, तो फ्रेजाइल है, महंगे प्रोडक्ट है, तो उनके लिए वो ट्रक वगैरह, मिनी ट्रक वगैरह भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम ध्यान से समझना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे जोमेटो वाले हैं, फ्लिपकार्ट वाले हैं, स्विगी वाले हैं, अमेजोन वाले हैं, ये ज्यादातर लोग मोटरसाइकिल यूज इसलिए करते हैं, एक तो वो सस्ती होती है, एक उनका माइलेज ज्यादा होता है, तो उनकी पर किलोमीटर कॉस्ट जो होती है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो कम हो जाती है। तो यहां पर यही बात की जा रही है, जैसे वो लोग डिसीजन लेते हैं वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी डिसीजन लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन जो लेती है ना, यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमें कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज करना है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, ताकि हमारा जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है ना वो डिले नहीं हो, ताकि हमारा जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो डिले नहीं हो और उसमें कुछ अनसर्टेनिटी भी नहीं हो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो यहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिलकर जो SCM मिलकर काम करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन SCM का एक फंक्शन है, तो SCM जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिलकर काम करता है ना, तो वहां पर काम क्या हो गया कि SCM डिसाइड करता है कि ट्रांसपोर्टेशन का मोड कौन सा होना चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में डिले नहीं हो और ताकि अनसर्टेनिटी नहीं बनी रहे। ठीक है, और लास्ट, इंफॉर्मेशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, यहां पे देखो ये लिखा हुआ भी है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, उसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए। किस तरह के इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, इन्वेंट्री को कहां पर हमें लोकेट करना है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है। इन सब चीजों के बारे में स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपने आप को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाएगा। सो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर 5 एरिया दे रखे हैं। प्रोडक्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोडक्शन के लिए डिसाइड करता है कि वही चीज है, कितना प्रोड्यूस करना है, कौन सा क्या गुड क्या सर्विस प्रोड्यूस करनी है, कितनी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रोडक्शन होगा वो मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। उसके अलावा वहां पर देखा जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी कितनी है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का वर्कलोड बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, हमारी लोकेशन क्या है, इस चीज के बारे में भी डिसीजन होगा। उसके बाद इन्वेंट्री का डिसीजन होता है, तो इन्वेंट्री डिसीजन में ये डिसाइड किया जाता है कि हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें ताकि वो हमारे लिए इकोनॉमिक हो। हम ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम इन्वेंट्री के लिए डिसीजन गलत भी ले लेते हैं तो उसका है ना डोमिनो इफेक्ट पड़ता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, इन्वेंट्री के लिए लिया हुआ गलत डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बंद करवा सकता है। जैसे तुमने वो सुना होगा ना, ईओक्यू में ही पढ़ते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल, वो सब ईओक्यू के ही पार्ट है। तो तुम वहां पर ये पढ़ते हो कि डेंजर स्टॉक लेवल का मतलब हो गया कि अब स्टॉक लेवल हमारा उस लेवल पर आ चुका है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेंजरस है।
इससे नीचे अगर चला गया ना स्टॉक लेवल, तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन बंद होने के पूरे पूरे चांस है। तो एससीएम वहां पर भी डिसीजन लेता है। एससीएम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी डिसीजन लेता है। एससीएम ये डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मोड यूज करना, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ताकि प्रोडक्ट डिले नहीं हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन डिले नहीं हो, ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिव बना रहे। और साथ में एससीएम है ना, उसके अलावा इंफॉर्मेशन भी देता है इन सब चीजों के लिए, प्रोडक्शन के लिए, इन्वेंट्री के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोकेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए डिसीजन इंफॉर्मेशन भी देता रहता है एससीएम। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पर बात की गई है। अच्छा, एक टॉपिक है ना, देखो ये वाला टॉपिक है ना स्ट्रेटेजी मैप, ये वाला टॉपिक है ना, है तो फर्स्ट चैप्टर में, तुम्हारे मॉड्यूल में ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। मैं पहले जब ये टॉपिक पढ़ाता था ना पुराने वाले सिलेबस में, मैं ये फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ाता, मैं ये सेकंड चैप्टर में पढ़ाता था। मैं इसलिए पढ़ाता था सेकंड चैप्टर में, मैं रीजन बता देता हूं यहां पर, कि यहां पर एक टर्म यूज की जाती है बैलेंस स्कोर कार्ड, एक टर्म यूज की गई है बैलेंस स्कोर कार्ड। ये बैलेंस स्कोर कार्ड है ना, ये सेकंड चैप्टर में आता है। तो पहले मैं पढ़ा देता था, पहले मैं इसलिए पढ़ा देता था क्योंकि हर एक चैप्टर का अलग अलग वेटेज नहीं हुआ करता था पहले। वहां पे ऐसा नहीं था कि फर्स्ट चैप्टर का कितना वेटेज है, सेकंड का कितना वेटेज है, थर्ड का कितना वेटेज है, ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी मैंने जब तुम्हें फर्स्ट डे दिखाया था, तो मैंने तुम्हें दिखाया था हर एक चैप्टर का अलग अलग वेटेज है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का 10 नंबर का वेटेज है, सेकंड का 15 का है, थर्ड का 10 का है, फोर्थ का 15 का है। ठीक है, तो इस तरह से वेटेज है। अब यहां पर है ना, ये पॉइंट है ना, ये चीज मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा, मैं सेकंड चैप्टर के साथ समझाऊंगा, उसमें बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन एक स्कोर कार्ड बनाती है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा स्कोर कार्ड होता है, स्कूल का स्कोर कार्ड होता है, तो उस स्कोर कार्ड में ये लिखा होता है कि हमने कौन से सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म किया। हमारे किसी सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीजन वाले मार्क्स आते हैं, किसी सब्जेक्ट में सेकंड डिवीजन वाले मार्क्स आते हैं, किसी सब्जेक्ट में थर्ड डिवीजन वाले मार्क्स आते हैं, बच्चों के किसी सब्जेक्ट में फेलियर मार्क्स भी आते हैं। वहां पर लिखा होता है, रैंकिंग भी लिखी होती है, किसी के ए होता है, किसी के ग्रेड बी होती है, किसी की सी होती है, किसी की डी होती है। तो हमारा स्कोर कार्ड ऐसा होता है ना, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी अपना स्कोर कार्ड बनाती है। वो जो स्कोर कार्ड बनाया जाता है हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक डिवीजन के लिए बनाया जाता है। जैसे हमारे अलग अलग क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के उस स्कोर कार्ड को कहा जाता है बैलेंस स्कोर कार्ड। और उस बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 सब्जेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट होते हैं? फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल पर्सपेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। 4 सब्जेक्ट होते हैं, फाइनेंशियल, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल और लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, ये ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी हो गया इसका। जैसे हमारे कोर्स में अलग अलग क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी अपना एक स्कोर कार्ड बनाती है, और स्कोर कार्ड हर एक एम्प्लॉय के लिए बनाया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीजन के लिए बनाया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सा एम्प्लॉय, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा डिवीजन सही तरह से परफॉर्म करता है। तो उसके लिए बनाया जाता है स्कोर कार्ड। ये तुम पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में, डिटेल में आएगा ये स्कोर कार्ड। इसी स्कोर कार्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये स्कोर कार्ड बना रही है ना, इसी स्कोर कार्ड का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसी स्कोर कार्ड का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहा जाता है स्ट्रेटेजी मैप। ऑर्गेनाइजेशन जो स्कोर कार्ड बनाती है, जिसको कहा जाता है बैलेंस स्कोर कार्ड, उसी स्कोर कार्ड का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहा जाता है स्ट्रेटेजी मैप। सो स्ट्रेटेजी मैप क्या है, मैं तुम्हें एक बार दोबारा से बता देता हूं। स्ट्रेटेजी मैप है एक सिंपल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जिसमें लॉजिकल चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट को प्रेजेंट किया जाता है, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एलिमेंट्स होते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के। जैसे यहां पर देखो, मैंने 2 स्ट्रेटेजी मैप बना रखे हैं, यहां पर मैंने 2 स्ट्रेटेजी मैप के एग्जांपल दे रखे हैं, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी मैप है। अच्छा, स्ट्रेटेजी का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट जो प्लान बनाता है, तो टॉप मैनेजमेंट के प्लान को कहा जाता है स्ट्रेटेजी। सो बेसिकली स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? वेयर आर वी नाउ और वेयर वी वांट टू बी, हम आज कहां हैं और हम फ्यूचर में कहां जाना चाहते हैं, इसके गैप को फिल करने का काम स्ट्रेटेजी करती है। इस गैप को फिल करने का काम स्ट्रेटेजी करती है। ठीक है, हाँ, प्लान टू डू समथिंग, लेकिन वो प्लान कौन करेगा? वो प्लान करेगा टॉप मैनेजमेंट।
अब देखो टॉप मैनेजमेंट, मैंने तुम्हें बताया था जैसे हमारे अलग अलग क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, वैसे बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 सब्जेक्ट होते हैं, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल पर्सपेक्टिव और लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ को ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव भी बोला जाता है। अब ध्यान से समझना, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में ये तुम एरो वगैरह तो देख लेना, लेकिन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करने की कोशिश करता है, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है, प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करता है, रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करता है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में अगर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से समझेगी, इस तरह के काम करेगी, तो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी जो बनाई जाएगी ना, वो किसके लिए बनाई जाएगी, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए और कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए। कस्टमर पर्सपेक्टिव में क्या किया जाएगा, कस्टमर को वेट कम करवाया जाएगा, राइट टाइम पर कस्टमर को प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है, और साथ में कस्टमर को रिटेन भी रखा जाएगा, यानी कस्टमर की लॉयल्टी को इंक्रीज किया जाएगा। नए नए प्रोडक्ट बनाकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, कस्टमर को राइट टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर करके, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देकर कस्टमर को रिटेन रखने की कोशिश की जाएगी। इंटरनल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाएगा। और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के जो तरीके हैं ना, वो ये दे रखे हैं, नीचे दे रखे हैं, उनको हम बाद में देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाएगा और साइकिल टाइम को कम किया जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी ये लर्निंग एंड ग्रोथ की होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग इफेक्ट डाला जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी स्किल्स को इंप्रूव किया जाएगा, उनकी नॉलेज को इंप्रूव किया जाएगा और उनको सिखाया जाएगा, चीजों के बारे में ट्रेन किया जाएगा और उससे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलेगी। अच्छा ध्यान से देखना, सबसे पहले ध्यान से समझना, ये एरो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, एरो को ध्यान से समझना, एरो वाला जो यहां पे डायग्राम से बना हुआ है इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की नॉलेज और स्किल इंप्रूव की जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन में काम आने वाले टूल्स और टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जाएगा। अब इसको इंप्रूव करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होने से प्रोडक्शन में टाइम कम लगेगा और हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्शन में टाइम भी कम लगेगा, हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। अच्छा, अगर टाइम कम लगा तो कस्टमर को वेट कम करना पड़ेगा, कस्टमर को वेट कम करना पड़ेगा और कस्टमर को राइट टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। और कस्टमर को अगर राइट टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है ना, तो कस्टमर, हमारा जो कस्टमर है ना, वो हमारा रिटेन रहेगा, हमारे पास बना रहेगा, जिसकी वजह से हमारी सेल इंक्रीज होगी, तो हमारी कॉस्ट डिक्रीज होगी, हमारी सेल इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। मैं दोबारा से एक बार तुम्हें स्ट्रेटेजी मैप बता देता हूं, ये वाला जो स्ट्रेटेजी मैप है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने, देखो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है ना ये, तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की नॉलेज, स्किल इंप्रूव की जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसको इंप्रूव किया जाएगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस होंगे वो एफिशिएंट होंगे। अब अगर प्रोसेस एफिशिएंट होते हैं तो इसका मतलब टाइम कम लगेगा और कॉस्ट कम आएगी। टाइम कम लगने से कस्टमर को फायदा होगा, क्योंकि कस्टमर को ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर को राइट टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। और कस्टमर को राइट टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर होने की वजह से हमारा जो कस्टमर है वो रिटेन रहेगा, हमारे पास ही बना रहेगा। अगर हमारा कस्टमर रिटेन रहेगा तो हमारे लिए वो नए कस्टमर भी ढूंढ कर लेकर आएगा, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो कॉस्ट डिक्रीज होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। सो ये सब चीजें है ना, बेसिक चीजें हैं, लॉजिकल चीजें, तुम ये सब चीजें समझते हो, इन सब चीजों के बारे में जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाएगा, लोगों की नॉलेज को बढ़ाया जाएगा, स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जाएगा, जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा। अगर टाइम कम लगा तो कस्टमर को फायदा होगा। कस्टमर को फायदा कैसे होगा, क्योंकि उसको राइट टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, उससे हमारा कस्टमर रिटेन बना रहेगा, वो हमारे को नए कस्टमर लाकर देगा, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम हुई, ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू बढ़ा, तो ऑर्गेनाइजेशन की एट द एंड ऑफ डे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। सो जैसे यहां पर 4 सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई है, एक और मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें भी वही 4 सब्जेक्ट्स के बारे में बात की जा रही है और सेम चीज है, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरह से, थोड़ा कंसाइज फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को ट्रेन किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा, ताकि वो एफिशिएंट हो सके, राइट टाइम पर प्रोडक्ट को बना सके।
ठीक है। अब अगर वो राइट टाइम पर प्रोडक्ट का प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कस्टमर को जो डिलीवरी एक्सपेक्टेशन है ना, वो राइट टाइम पर उसको मिल जाएगा, जिसकी वजह से कस्टमर हमारा रिटेन रहेगा, हमारे को प्रॉफिट होगा उसकी वजह से, ठीक है, हमें ग्रोथ मिलेगी, और इसके बाद हम नए कस्टमर को ढूंढ पाएंगे और ज्यादा कस्टमर बेस बना पाएंगे हम, ठीक है। तो ये इस तरह से है। ये है ना, ये हम चारों पॉइंट्स सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनेंस, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस और लर्निंग एंड ग्रोथ, ये चारों पॉइंट है ना अपन सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा एक टॉपिक है बैलेंस स्कोर कार्ड को लेकर। अब हम यहां पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेटेजी मैप। तो स्ट्रेटेजी मैप क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें बताऊं, स्ट्रेटेजी मैप क्या है, जो बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 फैक्टर्स है, उन 4 फैक्टर्स को उन 4 फैक्टर का एक सिंपल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी मैप बोला जाता है। उन चारों फैक्टर्स का एक सिंपल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बोला जाता है स्ट्रेटेजी मैप। तो अगर स्ट्रेटेजी मैप पर शॉर्ट नोट आए तो तुम ये वाला डायग्राम बनाना। ये वाला डायग्राम ज्यादा आसान है समझने में भी, और ये वाला डायग्राम ज्यादा आसान है अपनी चीज, अपनी बात डिलीवर, अपना जो भी तुम कहना चाहते हो उसको डिलीवर करने में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अच्छा, नेक्स्ट है रिवर्स मैपिंग। अच्छा, ये है ना रिवर्स मैपिंग है ना, वैसे है ना, मैं तुम्हें बताऊं, ये हमने है ना रिवर्स मैपिंग, टॉपिक का नाम ये नहीं था, लेकिन हमने है ना बिजनेस डेटा एनालिटिक्स पढ़ा है अभी इसके अंदर, अपने ओएम के अंदर डिजिटल एनालिटिक्स करके, ओआर के अंदर जो क्यूटी वाला टॉपिक है उसके अंदर पढ़ा है। सेम वही टॉपिक है ये, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया रिवर्स मैपिंग। मैंने वहां पे तुम्हें 4 तरह के बिजनेस डेटा एनालिटिक्स बताए थे, 4 तरह के, सेम वही चीज है लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब ध्यान से देखना, सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, फिर होता है डायग्नोस्टिक, फिर होता है प्रिडिक्टिव, फिर होता है प्रेस्क्रिप्टिव। ध्यान है तुम्हें, ऐसा कुछ हमने बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में भी पढ़ा था, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। मैं तुम्हें शायद, अगर यहां पर मेरे को मिल जाए, वो एक बार देख लेने दो, मेरे को यहां पर शायद मिल जाए, वहां पर तो मैंने तुम्हें डायग्राम वगैरह बनाकर भी बता रखा था। ये रहा डेटा एनालिटिक्स का, वहां पर मैंने तुम्हें डायग्राम भी बनाकर बता रखा था। ये देखो, ये रहा टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या होगा, और उसको किस तरह से, हाउ कैन वी मेक इट हैपन, उसको किस तरह से किया जा सकता है, फ्यूचर में किस तरह से अचीव किया जा सकता है, ये सब हमने पढ़ा था। और ये दोनों पास्ट के लिए होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक, और प्रेस्पेक्टिव और प्रेडिक्टिव फ्यूचर के लिए होते हैं। ये हमने बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में पढ़ा था। तो अगर यहां पर रिवर्स मैपिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो हम इसको बिजनेस डेटा एनालिटिक्स से पूरा का पूरा निकाल सकते हो। अब बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में मैंने कम से कम यहां पर 2-2, 3-3, 4-4 लाइंस तो लिख रखी है, लेकिन बस मैंने यहां पर इसको थोड़ा सा कम कर दिया। तो मैं एक बार तुम्हें बता देता हूं, क्या हुआ था, ऑलरेडी हैपेंड, तो जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो क्या हुआ था को डिस्क्राइब करता है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्यों हुआ था को डिस्क्राइब करता है, और प्रेडिक्टिव एनालिसिस व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर को डिस्क्राइब करता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उस फ्यूचर में जो होने वाला है उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या एक्शन लेने चाहिए, हमें क्या टारगेट बनाने चाहिए, हमें क्या गोल्स बनाने चाहिए, ये इनके बारे में बात करता है। ये रिवर्स मैपिंग बोला जाता है किसके अंदर, रिवर्स मैपिंग बोला जाता है एसपीएम के अंदर, लेकिन सेम टॉपिक एससीएम में भी है, एससीएम के ओआर में है ये, और सेम टॉपिक को बोला जाता है टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, और फ्यूचर में जो होने वाला है उसको करने के लिए हमें क्या एक्शन करने, ये 4 चीजों के बारे में बात की जाती है यहां पर रिवर्स मैपिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। ये भी बहुत आसान। नेक्स्ट है ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। सो ऑर्डर टू कैश प्रोसेस इज कंपनी ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। कंपनी किस तरह से अपने ऑर्डर को प्रोसेस करती है, ठीक है। जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है, इट बिगिन विद द मोमेंट कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है,
और सब चीजें उसके बाद होती है, सब चीजें उसके बाद होती है। जैसे कि ध्यान से देखना, देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो, ऑर्डर मैनेजमेंट हुआ सबसे पहले कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, सबसे पहले कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया। क्रेडिट मैनेजमेंट, कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो क्रेडिट मैनेजमेंट यानी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है। तो कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑर्डर को बनाने के लिए, जो भी कस्टमर प्रोडक्ट्स आता है उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा लगता है, ठीक है। तुम्हें रॉ मटेरियल मंगवाना भी पड़ेगा, तुम्हें प्रोक्योर भी करना पड़ेगा, तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ेगी, तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ेगा, इन सब चीजों में कुछ ना कुछ पैसा लगता है। तो सबसे पहला, अगर मैं तुम्हें सिंपली बताऊं ना, तो सबसे पहली स्टेप है कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, तुमने उस प्रोडक्ट को मेक किया, मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग में तुमने क्रेडिट मैनेजमेंट किया। तुम्हें क्रेडिट मैनेजमेंट का मतलब है पैसे का मैनेजमेंट बेसिकली एक तरह से। उसके बाद में तुमने ऑर्डर को बना दिया, ठीक है, ऑर्डर की शिपिंग कर दी तुमने, उसके बाद में ऑर्डर को बनाकर उसकी शिपिंग कर दी, कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचा, तो कस्टमर को तुमने इनवॉइस और बिल भिजवा दिया, कस्टमर को तुमने इनवॉइस और बिल भिजवा दिया। अब वहां पर इनवॉइस और बिल, जैसे तुम है ना ऑनलाइन अगर कुछ ऑर्डर करते हो ना, तो ऑनलाइन ऑर्डर करने पर इनवॉइस तुम्हारे पास ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है, तुम इनवॉइस को उसी टाइम डाउनलोड कर सकते हो। तो कस्टमर के पास इनवॉइस और बिल पहुंच गया है, ठीक है, इनवॉइसिंग हो चुकी है, यहां पर इनवॉइसिंग में लिख देता हूं, बिलिंग लिख देता हूं, इनवॉइसिंग लिख देता हूं, इनवॉइसिंग हो चुकी है। उसके बाद एक बंदा जा रहा है कस्टमर से पैसा लेने के लिए, उसको प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, पैसा लेने के लिए, ठीक है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल है, ये अकाउंट्स रिसीवेबल है, जो पैसा लेने के लिए जा रहा है, वो कस्टमर से पेमेंट का कलेक्शन करेगा, ठीक है, पेमेंट कलेक्शन याद रख लो, कस्टमर से पेमेंट का कलेक्शन करेगा। और जैसे ही वो तुमसे पेमेंट का कलेक्शन करता है ना, तुम्हारे पास साथ के साथ मैसेज आ जाता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट का ऑर्डर, जो तुमने ऑर्डर दिया था उसका पेमेंट हो चुका है। और ये सारा काम डेटा मैनेजमेंट कर रहा है रियल टाइम के अंदर, ये सारा काम डेटा मैनेजमेंट कर रहा है रियल टाइम के अंदर। दोबारा से सुनो, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, तुम उस ऑर्डर को मैन्युफैक्चर करोगे, ऑर्डर को मैन्युफैक्चर करने के बाद में, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें बताऊं, ऑर्डर टू कैश का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर, तुम्हारे पास कस्टमर ने ऑर्डर भेजा और तुमने उससे कैश रिसीव कर लिया। ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर टू कैश होता है ये, कि कस्टमर ने तुम्हें ऑर्डर प्लेस किया और तुमने उससे कैश रिसीव कर लिया, यानी उससे पैसा रिसीव कर लिया। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑर्डर टू कैश प्रोसेस बोला जाता है। तो कस्टमर ऑर्डर करेगा, तुम उस ऑर्डर को मैन्युफैक्चर करोगे, मैन्युफैक्चर करने के बाद में उस ऑर्डर को ट्रांसपोर्ट कर दोगे, ट्रांसपोर्ट करने के बाद में कस्टमर तक उसका इनवॉइस वगैरह पहले ही पहुंचा दोगे, इनवॉइसिंग वगैरह हो जाएगी, बिलिंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कस्टमर से तुम पेमेंट रिसीव करोगे। और ये सब चीजें जो हो रही है ना, ये सब चीजें जो हो रही है, ये सारी चीजें रियल टाइम में हो रही है। और रियल टाइम में इसको कौन मैनेज कर रहा है? इसको बीडीएमएस, बिजनेस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, इसको डेटा मैनेजमेंट इसको रेगुलेट करता है इन सब चीजों को। ये ऑर्डर टू कैश है। जैसे यहां पे देखो सब कुछ लिखा हुआ भी है। ऑर्डर टू कैश अगर पढ़ोगे, सबसे पहले ये अभी टाइम हो जाएगा अपना, और सर बाहर वेट कर रहे होते हैं, 3 मिनट बचे अपने पास। ठीक है, एक काम करते हैं फिर। ये ऑर्डर टू कैश वाला जो ये यहां पर प्रोसेस दिया हुआ है ना, ऊपर वाला ही दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। ये हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। फिर वो सर बाहर वेट करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। सब लोग ध्यान रखना। फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास में। इसके बाद सीआरएम, कल सीआरएम भी हो जाएगा, बिल्कुल कल सीआरएम भी हो जाएगा। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस फिर एक दिन इसमें लगेगा, ठीक है। 3-4 दिन का चैप्टर और बाकी है, अभी तो 3 दिन का चैप्टर और बाकी है। इस वीक तो अभी यही चलने वाला है चैप्टर। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए तो इतना ही काफी है। फिर अपन नेक्स्ट वाला पार्ट नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर स्क्रीन थोड़ा